मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और आपका मेरे चैनल बायो विद तोशिबा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, खनिज में अवशोषण कैसे होता है। कल हमने देख लिया था कि जल में मूल रोगों में जल का अवशोषण कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि मूल रोग में आपके खनिजों का अवशोषण कैसे होता है। तो अब देखो कि जो मूल रोग में होते हैं उसमें खनिज का अवशोषण दो तरीके से होता है, एक सक्रिय प्रकार से होता है, एक निष्क्रिय प्रकार से होता है। तो जो सक्रिय प्रकार से होता है उसमें हमको क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि उसका नाम ये क्या सक्रिय। तो उसमें हमें एटीपी देनी पड़ेगी, एटीपी खर्च करनी पड़ती है। जबकि निष्क्रिय प्रकार का जो होता है उसमें हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, वो अपने आप ही हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, अधिक, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि आपके पानी के ऊपर टंकी रखी हुई है, तो आप पानी ऊपर से कोई भी चीज नीचे तो आराम से आ जाता है, लेकिन वही जब हमको पानी नीचे से ऊपर की तरफ डालना होता है तो हम क्या करते हैं, मोटर को ऑन करते हैं, तो हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। उसी तरीके से क्या होता है, जो आपका निष्क्रिय होता है उसमें आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है, तो उसमें आपको एनर्जी नहीं देनी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कुछ चीजें, तो उसमें क्या होता है, आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कोई चीज जो बहुत ज्यादा है उसको कम देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास तो बहुत सारी, जैसे 100 रुपए है आपके पास, तो आपको क्या करना, अगर आपको किसी को 50 रुपए देना है तो आप आराम से दे लोगे। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपए है और आपको 100 रुपए देना पड़ जाए तो आप कैसे दोगे, किसी से लेके ही तो दोगे। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी या उधार लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से होता है आपका निष्क्रिय अवशोषण, जिसमें क्या होती है, आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही हो जाता है, उसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए समझते हैं कि हम ये प्रोसेस कैसे होता है। देखो क्या कह रहा है कि इसका अवशोषण भी किसके द्वारा होगा, मूल रोम के द्वारा ही होता है। ठीक है, मूल रोम समझ में आ रहा है ना। मूल रोम कहाँ होता है, ये मान लो आपका क्या है, पेड़ है। देखो ये आपका पेड़, ठीक है बेटा। अब पेड़ में नीचे क्या होता है, नीचे आपके जड़ होगा। ठीक है, तो जड़ों के द्वारा, जड़ों में भी उसके बाल होते हैं, छोटे छोटे से रेसे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। उसी मूल रोम के द्वारा, मूल रोम आपका कहाँ रहता है, आपके मिट्टी में रहता है। तो वो जो मूल रोम होता है मिट्टी से क्या लेता है, आपके जल लेता है, खनिज लवण लेता है, सारी चीजें वो आपके कहाँ से लेता है, जड़ जो है मिट्टी से ही लेता है। तो आपके जो मूल रोम होते हैं कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं। ठीक है, तो इसका अवशोषण भी जैसे आपका अवशोषण जल का हुआ था, वैसे ही आपके खनिज लवण का भी अवशोषण कैसे होगा, जल के सॉरी मूल रोम के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब देखो पौधे के लिए आवश्यक खनिज तत्व क्या क्या होते हैं, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि, ये सारी क्या चीजें आपकी आवश्यक खनिज तत्व होते हैं। और क्या होता है, देखो भूमि में क्या होता है, आपका क्लोराइड होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, अकार्बनिक रूप में पाई जाती हैं। लेकिन पौधे इन चीजों को ऐसे फॉस्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट के रूप में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको चेंज करना पड़ता है। तो चेंज कैसे करते हैं, इनका अवशोषण ये आयनों के रूप में लेते हैं। जैसे आपका क्लोराइड था तो क्लोराइड आयन के रूप में लेंगे। देखो ये क्या, ये जो माइनस प्लस है ये आयन्स होते हैं। ठीक है, तो इनका अवशोषण ये आयनों के रूप में लेंगे, ना कि ये क्लोराइड, फॉस्फेट, नाइट्रेट के रूप में लेंगे। इनका ये इस जो आपके फॉस्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये सारी चीजें हैं, तो ये ऐसे वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग ये नहीं कर पाएंगे। तो अपने उपयोग के लिए वो आयंस के रूप में इनको लेते हैं, जिससे ये अपना काम सुचारू रूप से कर सके। तो ये क्लोराइड को क्लोराइड आयन के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट आयन के रूप में लेंगे, पोटेशियम को पोटेशियम आयन के रूप में, कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में, और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम, मतलब जो भी अगर उनको खनिज तत्व लेना है तो वो आयन के रूप में ही लेंगे। ठीक है, नॉर्मल वो डायरेक्ट उस चीज को उस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं ये। ठीक है बेटा, अब देखो खनिज लवण का अवशोषण पराशर द्वारा जल के अवशोषण से भिन्न होता है। ठीक है, अब देखो जैसे पराशर का मतलब क्या मैंने बताया था कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जल का आना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पराशर दाब। क्या हुआ, कम से अधिक की तरफ आना है। कोई भी चीज जो है वो अगर वो कम है और कम से कहाँ आ रही है, अधिक की तरफ आ रही है, तो वो क्या होगी, पराशर दाब होगी। अब पराशर दाब भी कैसे होता है, दो तरीके का होता है, एक एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, मतलब बाहर की तरफ आना और अंदर की तरफ आना। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है। तो अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि अब इसमें खनिज लवण का अवशोषण पराशर द्वारा जल के अवशोषण से भिन्न होता है। इसमें क्या हो रहा है, देखो आपका जो जड़ होता है, मैंने क्या बताया शुरू में कि ये भी आपके जो खनिज लवण का अवशोषण होता है ये दो प्रकार से होता है, एक सक्रिय प्रकार से, एक निष्क्रिय प्रकार से। तो जब हम सक्रिय प्रकार से बात करते हैं, यहाँ पे देखो आप जो हम पहले निष्क्रिय की बात करते हैं,
तो निष्क्रिय में क्या होता है, मिट्टी में सांद्रता, अब देखो, और जड़ में सांद्रता क्या होती है। पहले देखो मिट्टी में सांद्रता, जैसे हमारा कोई भी पेड़ है वो कहाँ होगा, आपके मिट्टी में होगा। तो मिट्टी में क्या होगा, आपका जड़ होगा, जड़ से क्या निकला, आपका मूलरोम निकला। तो जो मूलरोम है, मान लो ये आपका क्या, ये आपका जड़ है, ठीक है, ये जड़ है। जड़ नहीं, इन द सेंस ये समझो कि आपका मूल रोम है, ठीक है। जड़ के बाद क्या होता है, मूल रोम होता है। तो हमें देखना है कि मूल रोम में खनिज लवण का अवशोषण कैसे हो रहा है। अब देखो हम पहले बात कर लेते हैं निष्क्रिय वाला, ठीक है, कि निष्क्रिय में कैसे होता है। तो इसमें देखो मिट्टी की सांद्रता क्या है, अधिक है, ठीक है, ये क्या, ये सांद्रता मिट्टी की अधिक है, ठीक। और क्या, और जड़ में सांद्रता क्या है, जड़ की सांद्रता कम। अच्छा, सांद्रता का मतलब समझ में आता है कोई चीज कितनी गाढ़ी है कितनी पतली है। तो जितना ज्यादा सांद्रता होगा मतलब वो चीज उतनी ही ज्यादा गाढ़ी है, उसमें खनिज लवण, पानी और सारे कार्बनिक तत्व अगर उसमें मिले हुए हैं तो वो अधिक सांद्र है। अगर सिर्फ पानी है तो वो क्या है, कम सांद्र है, ठीक। तो सांद्रता का मतलब समझ में आता है कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सांद्रता। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधिक सांद्रता कहाँ है, आपके मिट्टी में। अगर हम निष्क्रिय अवशोषण की बात करते हैं तो आपके मिट्टी में क्या होगा, अधिक सांद्रता होगी, ठीक है। और जड़ में क्या होगा, कम सांद्रता होगा। तो क्या होगा, आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ही आना है इसको, ठीक। तो ये क्या करेगा, पराशर दाब के विपरीत काम करेगा, ठीक है, क्योंकि पराशर दाब में क्या हो रहा था, आपके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आ रहा था, ठीक है, जैसे कि आपके जल में हो रहा था। यहाँ पे देखो उसके विपरीत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ यहाँ पे जल आ रहा है। अब इसमें क्योंकि बाहर अधिक है, बाहर मिट्टी में सांद्रता अधिक है, क्योंकि मिट्टी में खनिज लवण इस समय क्या है, आपके ज्यादा है, और आपके इसमें क्या, खनिज लवण आपके मूल रोम में कम है। तो इससे क्या होगा, आपका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जड़ों में सांद्रता कम है और मिट्टी में सांद्रता अधिक है। तो यहाँ पे पराशर दाब के विपरीत काम हो रहा है, नहीं तो क्या होना चाहिए था, पराशर दाब अगर काम करता तो कम से अधिक की तरफ हमको जाना होता है। पराशर दाब का मतलब समझ में आ रहा ना, कि पराशर दाब मतलब कम से अधिक की तरफ जाना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आना। तो अब देख लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पराशर दाब का मतलब होता है कि कम से अधिक की तरफ। एक मिनट बेटा रुक जाना। तो देखो पराशर का मतलब क्या होता है, ये हमारा पराशर मतलब कम से अधिक की तरफ आना, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना, कम सांद्रता अधिक सांद्रता। अच्छा, मतलब ये है कि ये नहीं कि अगर उसके मॉलिक्यूल ज्यादा है तो हम ज्यादा कह देंगे। यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, आपके अणुओं की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपके सांद्रता की बात होगी कि किसकी सांद्रता ज्यादा है, जल की सांद्रता ज्यादा या खनिज लवण की सांद्रता ज्यादा। तो पानी की सांद्रता हमेशा ही क्या होती है, कम होती है, क्योंकि पानी में खनिज लवण तो ज्यादा होते नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने बात किया कि आपके पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, निष्क्रिय एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण की, तो उसमें क्या होगा, आपके मिट्टी में अधिक सांद्रता होगी, ठीक है, मिट्टी में क्या होगी, अधिक सांद्रता होगी, और जड़ों में क्या होगी, कम सांद्रता होगी, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, मिट्टी में अधिक सांद्रता है क्योंकि बारिश हो गई तो अच्छा खासा इसको पानी मिल गया, खनिज तत्व तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, अधिक से कम की तरफ ये आएगा, अधिक से ये कम की तरफ आएगा। तो जब कोई भी चीज है, मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज अधिक है तो आप अधिक से कम में आने में आपको ऊर्जा खर्च, यहाँ पे एटीपी के देखो खर्च नहीं होगा, यहाँ पे एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं जब अब मैंने क्या बताया, आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास 100 रुपए है, तो अगर आपको किसी को 50 रुपए देने हैं तो आप आराम से तुरंत दे दोगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपके पास 50 रुपए और किसी ने आपसे 100 रुपए मांग लिया तो आप क्या करोगे, आप कहाँ से दे पाओगे, आपके पास तो है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, किसी और से मांग के लेके आओगे ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें आप क्या करो, अपनी एनर्जी खर्च करो, किसी से मांग रहे हो, उनसे मांग रहे हो, वो नहीं दिया तो उनसे मांगा, तो इसमें क्या हो रही है, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है ना। जबकि आपके पास पैसे थे तो आपने आराम से दे दिया, अब आपके पास है ही नहीं, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपका सक्रिय अवशोषण होगा, मतलब आप उसको एटीपी दोगे, अपनी ऊर्जा खर्च करोगे, किसी से मांगोगे। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि अधिक सांद्रता से आपको कम सांद्रता की तरफ आना है, तो आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पौधा जो होगा वो अपने आप ही मॉलिक्यूल्स अंदर चले आएंगे, ठीक है। इसमें एटीपी की खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें मिट्टी में सांद्रता क्या होगी, इस समय मिट्टी में सांद्रता आपके कम हो जाएगी, ठीक है।
मिट्टी में सांद्रता कम हो जाएगी और आपके मूल रूप में क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब इस समय क्या हो रहा है, मान लो बारिश नहीं हो रही है, बहुत ही सूखा अकाल पड़ गया है। अब उस समय क्या, ना तो बारिश हो रही ना तो पानी है इसके पास, तो उसके पास क्या हो जाएगी, खनिज लवण की भी कमी हो जाएगी। और उस समय क्या होगा, आपके मूल रूप में सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, तो क्या कह रहा है कि देखो एक्टिव वाले में क्या होगा कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ ये जाएगा। तो निम्न सांद्रता मतलब क्या होता है कि देखो मिट्टी में सांद्रता क्या होगी, उस समय निम्न होगी। क्यों निम्न होगी, ये कंडीशन तब होगा जैसे मान लो जब बारिश ज्यादा हो गई है, तो बारिश ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, पानी ज्यादा हो जाएगा और खनिज लवण कम हो जाएंगे उसमें। और उस समय क्या होगा, आपके जड़ों में पानी तो सारा यूज हो चुका है, तो उस समय क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा और खनिज लवण उसमें क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो आपके जड़ों में क्या होगी, आपके मूल रूप में सांद्रता उच्च हो जाएगी और आपकी मिट्टी में सांद्रता कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा वो उतना कम सांद्र होगा, और जितना कम पानी होगा उतना ज्यादा ही वो कोई चीज गाढ़ी होती है, क्योंकि पानी जितना कम होगा वो वो चीज ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, और पानी ज्यादा होगा तो वो चीज पतली हो जाती है। तो उस वही चीज यहाँ पे भी काम कर रहा है कि देखो ये कब काम करेगा, जब आपके बाहर बारिश ज्यादा हो जाएगी, मिट्टी में पानी ज्यादा हो जाएगा तो खनिज लवण कम हो जाएंगे, और आपके जड़ों में क्योंकि पहले से ही पानी यूज हो चुका है तो आपका जड़ों में क्या हो जाएगा, सांद्रता आपके अधिक हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये कब काम करेगा, जब बारिश ज्यादा होगी, तो इसमें क्या होगा, आपका निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ ये जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब कोई चीज निम्न है, कम है, तो उसको लेके जाना ही जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको एटीपी अपनी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, एटीपी खर्च करके क्या करेगा, ये उसको खींचेगा, तब भी उसको अपनी तरफ खींचेगा कि हमको वो सांद्रता हमको क्या मिल जाए, हमको पानी जो खनिज लवण है वो हमको मिल जाए। ठीक है, अब इसमें आपका क्या करेगा, अब जैसे ये हमने क्या देखा था कि निम्न, अब यहाँ पे बाहर क्या हो गया, मिट्टी में सांद्रता आपके कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पे सांद्रता कम हो गई है और यहाँ पे सांद्रता अधिक हो गई है, तो क्या करेगा, अब इसको कम से, अब आना तो इसको अंदर ही है ना, आना तो इसको अंदर ही, क्योंकि आपके मूल रोमों को खनिज लवण की जरूरत है, तो इसको अंदर आना, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, क्यों काम करेगा ये देखो, क्योंकि आपके बाहर सांद्रता कम है मिट्टी में, तो मिट्टी में सांद्रता कम हो गई है, तो अब आपके जड़ों में सांद्रता अधिक हो गई है। कम क्यों हुई, क्योंकि मैंने बताया कि बारिश ज्यादा हो गई है, तो आपके खनिज लवण क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए हैं, और यहाँ पे खनिज लवण ज्यादा है, तो ये क्या होगा, कम से अधिक की तरफ ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझना, ये पराशर आपके विपरीत काम करता है, इसलिए क्या कहते हैं, खनिज लवण का अवशोषण पराशर द्वारा जल के अवशोषण से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, क्योंकि कोशिका रस की सांद्रता, ठीक, कोशिका रस की सांद्रता जो है, अब मैंने क्या कहा, ये जैसे आपकी कोशिका हो गई है, ठीक है, कोशिका रस हो गई। अब क्या कह रहा है, कोशिका रस की सांद्रता भूमि में उपस्थित लवणों से कहीं अधिक होती है। तो आपके भूमि में क्या है, जैसे मैंने क्या बताया, आपके भूमि में कम सांद्रता है और आपके इसमें सेल सैप में क्या है, ज्यादा सांद्रता है, तो ये क्या काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है ना, कम से अधिक की तरफ ही आएगा, पराशर आपके विपरीत काम करेगा ये। ठीक है, आपके सेल सैप की सांद्रता भूमि में उपस्थित लवणों से कहीं अधिक होती है। ठीक, लेकिन आयन फिर भी क्या करते हैं, आपके मूल रूप में प्रवेश कर जाते हैं, ये उसको नहीं मानते, जो आप जैसे आपके जड़ों में जल के द्वारा जड़ों में अवशोषण हुआ था, ये इसके विपरीत काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ठीक है, इसमें कभी कम से ज्यादा की तरफ जाएगा या कभी अधिक से कम की तरफ भी आएगा। कभी क्या होगा, मिट्टी में अधिक सांद्रता हो जाएगी और कभी जड़ों में अधिक सांद्रता हो जाएगी, कभी मिट्टी में कम सांद्रता होगी, कभी जड़ों में कम सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आयन, लेकिन फिर भी क्योंकि इनको आपके जड़ों को, आपके पौधों को आयंस की जरूरत होती है, तो फिर भी ये क्या करेंगे, आयन आपके मूल रूप में प्रवेश करेंगे ही करेंगे। ठीक, यह क्रिया सक्रिय परिवहन के द्वारा होती है। मैंने क्या कहा कि ये जो आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ये निम्न से उच्च की तरफ जा रहा है, क्योंकि बाहर कम सांद्रता है और अंदर अधिक सांद्रता है। ठीक है, तो वही कार्य कर रहा है कि आपके सक्रिय परिवहन में क्या होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको एटीपी देनी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तब आपका ये आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन या सक्रिय परिवहन हो सकता है। देखो, इसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, उपापचय क्रियाओं से इसको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब मूल रोमों से जल और खनिज लवण जाइलम वाहिनिकाओं में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा आपका जल जो है, आपके जल और खनिज लवण आपके कहाँ आ गए, आपके मूल रूप में प्रवेश कर गए। अब ये किसके द्वारा जाएंगे, आपके जाइलम वाहिनिकाओं के द्वारा, ये आपके जड़ से लेकर के आपके तनों में, आपकी पत्तियों में ये चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो जाइलम कितने तरीके के होते हैं, जाइलम वाहिनिकाएं होती हैं,
ठीक, वाहिकाएं होती हैं, जाइलम तंतु होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। तो जाइलम कितने प्रकार के होते हैं? जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। एक जाइलम वाहिकाएं या ट्रैकीड्स, वेसल्स, वाहिकाएं, वेसल्स, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर या जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी वाहिनिकाएं होती हैं, ये वाहिकाएं होती हैं, आपके ट्रैकीड्स और आपके वेसल्स होती हैं, ये सब क्या है? और ये आपके जाइलम पैरेन्काइमा, ये तीनों जो हैं, ये यहाँ से यहाँ तक तीनों आपके वाहिकाएं और जाइलम तंतु, ये तीनों क्या, ये तीनों डेड होती हैं। ठीक है, ये दोनों तो क्या काम करते हैं? आपके जो जल और खनिज लवण हैं, आपके जो वाहिनिकाएं हैं और वाहिकाएं हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं, ये सब जल को और खनिज लवण को लेके ऊपर की तरफ पौधों पत्तियों को लेके पहुंचाती हैं। इन दोनों का काम क्या होता है? ये पाइप जैसी होती हैं, इनका काम ये होता है कि जल और खनिज लवण को जिनकी जरूरत होती है पौधों को, पत्तियों को, तनों को ले जाके पहुंचाती हैं। और जो आपका जाइलम तंतु होता है, फाइबर होता है, ये पौधों को क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है। और ये तीनों क्या होते हैं? डेड होते हैं। ठीक है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही होता है जो लिविंग होता है, जो जीवित होता है। ठीक, आपका पैरेन्काइमा ही जीवित होता है। ये पूछ लेता है बेटा क्वेश्चन कि जाइलम पैरेन्काइमा डेड होता है कि लिविंग होता है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जीवित होता है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित होता है। देखो ऐसे याद कैसे कर सकते हैं कि पैरेन्काइमा, जैसे हमारे पेरेंट्स, हम बोलते हैं ना पेरेंट्स, हमारे माता पिता, तो कैसे वो जीवित हैं, तो वैसे ही हम याद कर सकते हैं कि पैरेन्काइमा कैसा होता है? जीवित होता है। बाकी ये तीनों कैसे होते हैं? आपके डेड होते हैं, मतलब ये मृत होते हैं। आपकी वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और जाइलम तंतु, ये क्या है? आपके डेड होते हैं। आपकी जो वाहिनिकाएं हैं और जो वाहिकाएं हैं, ये ही दोनों आपको क्या कराएंगी? आपके जल और खनिज लवण का परिवहन कराती हैं। ठीक है बेटा, और जाइलम तंतु क्या कराता है? आपके पौधों को कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, और जाइलम पैरेन्काइमा आपकी कैसी होती है? जीवित होती है। ठीक है, अब देखो क्या क्या, ये इतना समझ में आया ना खनिज लवण का शोषण कैसे होता है। ठीक, अब इसके बाद हम आगे क्या देखते हैं कि रसारोहण हम किसे कहते हैं? जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण जाइलम वाहिका के रास्ते, गुहा के रास्ते से होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब रसारोहण देखते हैं क्या होता है? एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप या रस रोहण, रसारोहण, रस का क्या करना? रस को चूस लेना या रस को पहुंचा देना। तो इसमें क्या होता है कि पौधों में जड़ों द्वारा और भूमि से जल तथा उसमें घुले हुए खनिज लवणों को क्या करना? जाइलम ऊतक द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। वही चीज है कि क्या है, आपके जो आपके पौधे होते हैं, जड़ द्वारा मिट्टी से क्या लेते हैं? आपके पानी और खनिज लवण लेते हैं और उसको पत्तियों और तनों तक पहुंचा देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण कहते हैं। ठीक है, इसे हम रसारोहण कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये देखो, वाष्पोत्सर्जन तथा मूलदाब आदि इस जल को जाइलम वाहिनिका और वाहिकाओं की तरफ धकेल। इतना तो समझ में आ गया ना बेटा? अब आगे ये नीचे देखो, इसका काम क्या हो रहा है? देखो, वाष्पोत्सर्जन, मैंने क्या बताया कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और मूलदाब, इन दोनों क्रियाओं के द्वारा इस जल को जाइलम वाहिनिकाओं और वाहिकाओं इत्यादि में ऊपर की ओर धकेल देते हैं। ठीक है, यही जो क्या होते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा और मूलदाब के द्वारा। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक तरीके का दाब होता है, जिससे क्या करते हैं? मान लो ये हमारा पेड़ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? पेड़ है। ठीक, अब यहाँ से आपकी जो जड़ें थी आई। ठीक है, अब जड़ों से क्या मिल गया? आपको जल और खनिज लवण मिल गया। ठीक है, किसके द्वारा मिले? आपके जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा। ये आपके क्या करेंगे? ये ऐसे पाइप की तरह होता है। ठीक है, ऐसे पाइप की तरह बना रहेगा। इसी में आपके ये जो आपके जाइलम वाहिका और वाहिनिका, ये पाइप होती हैं। ठीक है, इसी से आपका जल यहाँ से होते हुए ऊपर तक पहुंच जाता है। तो नीचे से क्या, अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, क्योंकि ग्रेविटी क्या कराती है? आपको कोई भी चीज नीचे की तरफ लेके आती है। ठीक है, कोई भी चीज जो ऊपर से है वो नीचे की तरफ आएगा, उसमें आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, आपके गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या एक दाब लगता है। ठीक है, दाब, मूल दाब, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। तो नीचे से क्या करेगा? पानी एक प्रेशर देता है। ठीक है, तो एक प्रेशर के द्वारा, जैसे आप पानी चलाते हो, मोटर चलाते हो, तो क्या करता है? एक इलेक्ट्रिसिटी दाब देते हो, तो वो क्या करता है? एक दाब लगाता है, जिससे पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक दाब लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा पानी जड़ों से होते हुए आपके तनों तक पहुंच जाता है। क्योंकि कुछ पेड़ देखो 200, 300, 100, 200, 300 फीट भी ऊंचे होते हैं। अब सोचो उनको पानी कैसे देंगे आप? मूल दाब के द्वारा तो सिर्फ पानी नहीं दे सकते ना, उसमें वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब दोनों क्रियाएं लगती हैं,
तो पानी जो नीचे से ऊपर की तरफ आपके चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रेशर काम करेगा, पहला कौन सा, आपका वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, और दूसरा क्या होगा, आपका मूल दाब। ये दोनों क्रियाएं होंगी जिसके द्वारा पानी आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और किससे जाएगा, आपके जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा ही पानी, वो पाइप होगा, ठीक है। ये मान लो क्या है, दो पाइप हो गए, एक जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम वाहिकाएं हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब नीचे से धक्का लगा रहे, नीचे से मूलदाब जो है, मूलदाब रूट प्रेशर, ठीक है। तो रूट क्या करेगा, धक्का मारेगा पानी को, तब जब एक सेल्स में जाएगा तो एक सेल दूसरे सेल को धक्का मारेगा, तीसरा चौथे को मारेगा, पांचवा छठे को मारेगा। तो ऐसे क्या होगा, आपके सेल्स, आपकी जो पानी है ऊपर की तरफ वो चढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं या रूट प्रेशर कहते हैं। तो दो दाब लगता है, एक पहला कौन सा, एक मूल दाब लगेगा और दूसरा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिसके कारण क्या होगा, आपका पानी नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। समझ में आया, रसारोहण मतलब पौधे में जड़ों द्वारा भूमि से ही जल लेगा, खनिज लवण कहाँ से लेगा, भूमि से लेगा। तो उसी घुले खनिज लवण को लेकर के जाइलम तक कौन लेके जाएगा, जाइलम तक लेके जाएगा, पत्तियों से, आपके तनों से, पत्तियों से होकर कहाँ पहुंच जाएगा, पत्तियों में पहुंचाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं, ठीक है बेटा। फ्लोएम के, तो बेटा देखो आगे क्या क्या हमारा हेडिंग है कि फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का अवशोषण, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एलिमेंट इन प्लांट्स बाय फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम के द्वारा आपका, जैसे मैंने क्या बताया था कि जाइलम जो होता है, जाइलम जा से क्या होता है आपका जल, तो जलों का जो जल का अवशोषण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। और क्या होता है, और जो आपका फ्लोएम होता है वो क्या करता है, आपके फल को, जो आपका फल बना था कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में, वो कौन लेके जाता है, आपके फ्लोएम लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। तो भोजन के निर्माण, मैंने क्या बताया आपको कि भोजन का निर्माण आपके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, आपके पता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण आपके पत्तियों में होता है। तो पत्तियों द्वारा बना भोजन किस रूप में बनेगा, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करा है कि पौधे की पत्तियों में बना भोजन पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जाना। अब आपका भोजन बन गया है, तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका जाइलम होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जो आपका फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो दोनों साइड में आता है, आपके ऊपर भी जाएगा और आपके नीचे भी आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो जाइलम होता है उसको क्या करना है, जड़ से पानी लेके ऊपर की तरफ पहुंचाना, ठीक है। तो आपका जो जाइलम होगा वो बहुत ही कैसा होता है, मतलब निर्दय होता है, बोलता है कि एक बार लेके जाऊंगा, दोबारा लेके नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, मैं लेके नहीं आऊंगा। तो कहीं भी अगर तुम्हें जाना है तो वो वहां पे छोड़ देगा, दोबारा तुमको लेके नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है जाइलम। जबकि जो फ्लोएम होता है वो बहुत अच्छा होता है, बोलता है ठीक है तुम्हें जहाँ चलना है घूमने, मैं तुम्हें घुमा के लेके जाऊंगा, भी लेके भी आऊंगा, ठीक है। तो फ्लोएम बड़ा ही अच्छा होता है, हम्बल नेचर का होता है। तो आपका फ्लोएम क्या करेगा, आपके भोजन को ऊपर भी लेके जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो आपके तनों में, पत्तियों में भी लेके जाएगा, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके जड़ों में भी भोजन लेके आएगा। तो आपका जो फ्लोएम होता है वो दोनों तरफ काम करता है, आपके ऊपर की तरफ भी लेके जाता है और नीचे की तरफ भी लेके आता है। तो मैंने क्या बताया कि पौधे की पत्तियों में बना भोजन, अब मैंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनेगा, और भोजन क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। तो पौधे की पत्तियों में बना भोजन पौधे के सभी भाग, जैसे कि आपके तनों में हो गया, शाखाओं में हो गया, जड़ में हो गया, आपके तने और शाखाएं कहाँ है, आपके पौधे में ऊपर की तरफ होती हैं, और जो जड़ होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो कभी क्या करेगा, ऊपर की तरफ भी लेके जाएगा, अब जैसे जड़ को जरूरत है तो नीचे की तरफ भी लेके आएगा, ठीक। तो क्या कह रहा है कि शाखाओं और जड़ आदि में परिवहन तंत्र द्वारा पहुंचाया जाता है। अब पत्तियों द्वारा बने भोजन का परिवहन घुलनशील अवस्था में विशिष्ट प्रकार के ऊतक, ये कौन से ऊतक होते हैं जो घुलनशील अवस्था में होते हैं, आपके फ्लोएम होते हैं। ऊतक फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है। फ्लोएम द्वारा ही क्या होगा, जो आपका भोजन बना था वो तरल रूप में होगा, वो आपके जो फ्लोएम होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएगा या ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएगा। कौन लेके आएगा, आपका जो ऊतक होगा फ्लोएम वो लेके आएगा, ठीक है। अब पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन, क्या कह रहा है कि पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन के परिवहन को स्थानांतरण कहते हैं। तो आपका भोजन कहाँ बना, आपके पत्तियों में बना। अब पत्तियों से भोजन कहाँ आ रहा है, आपके पौधे के अन्य भागों में आ रहा है, जैसे आपके तने हो गए, आपका जड़ होगा, आपके शाखाएं हो गई, तो कहाँ आ रहा है, आपके पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन के परिवहन को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है, या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के लिए अतिरिक्त अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है,
ठीक है। तो जो आपका फ्लोएम होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पाद बनता है वो किसके द्वारा लेके जाता है, आपके अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन कराता है। तो क्या क्या कराएगा, आपके जो आपका जो भोजन बना था, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो बना था, उसके साथ साथ अमीनो अम्ल का भी परिवहन कराता है। ठीक है। ये पदार्थ जड़ के भंडारण अंगों, बीजों तथा फलों और वृद्धि कराने वाले भागों में ले जाते हैं। ठीक है, जिसको जहां जरूरत पड़ती है। ठीक है, जड़ में क्या करेगा, जैसे आपके आलू हो गए, शकरकंद हो गया, ये सब कहाँ होता है, आपके जड़ों में होता है। तो भोजन कहाँ स्टोर हो जाता है, आपके जड़ों में स्टोर हो जाता है। ठीक है। और क्या कह रहा है, आपके बीजों में, फलों में। ठीक है, जो आपके बीज बनते हैं, आपके जो फल बनते हैं, वो भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही बनता है। और क्या कराएगा, जहाँ वृद्धि होगी उसको भी तो जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की। तो वृद्धि कहाँ होगा, आपके तनों में होगा, आपके पत्तियों में होगा। तो जहाँ भी वृद्धि की जरूरत पड़ेगी वहां भी क्या होगा, ये लेके जाएगा फ्लोएम। ठीक। अब हम देखते हैं कि फ्लोएम कितने प्रकार का होता है। तो फ्लोएम कितने प्रकार का होता है, आपके 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, आपकी चालनी नली, दूसरा क्या कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम रेसे, और चौथा क्या है, फ्लोएम मृदुतक। तो पहला क्या हो गया, सीव ट्यूब या चलनी नली, सहकोशिका या कैंपेनियन सेल, और तीसरा क्या, फ्लोएम रेसे या फ्लोएम फाइबर, और चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। तो आपकी जो चलनी नली और सहकोशिकाएं होती हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, फ्लोएम आपके खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, फ्लोएम की 2 कोशिकाएं होती हैं, एक चलनी नली और दूसरा कैसा कोशिकाएं, सीव ट्यूब और क्या कंपेनियन सेल्स के द्वारा ही क्या होगा, आपके खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा। ठीक है। और क्या हो रहा है, अब देखो फ्लोएम रेसे, जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था कि जाइलम रेसे होते हैं, वो क्या कराते हैं, आपके जो पेड़ होते हैं उनको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फ्लोएम रेसा होगा ये भी आपको ऊर्जा प्रदान कराएगा। और चौथा क्या कह रहा है कि फ्लोएम मृदुता, क्या फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये क्या कराएगा, आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा भी जो आपका भोजन बना था, जो आपने भोजन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में बनाया था, वही आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करके अपने पास रख लेता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो वो आपके पौधों को, पत्तियों को, या जो वृद्धि कर रहे भाग होते हैं उनको पहुंचा देता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, कल उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।